नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलने वाले हैं, एक ऐसे नौजवान के साथ जिसका सफर कोलकाता की गलियों से शुरू हुआ और दुनिया के सबसे बड़े मंचों में से एक पर पहुंचा। ये कहानी है एक जिज्ञासु छात्र के, एक कह सकते हैं प्रभावशाली सन्यासी बनने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे 1893 से एक अमेरिकी अखबार की इस जबरदस्त लाइन के साथ। जरा सोचिए, उस दौर में एक भारतीय सन्यासी के बारे में वेस्ट में ऐसा लिखा जाना कितनी बड़ी बात रही होगी। सिर्फ ये एक लाइन ही विवेकानंद के असर को बताने के लिए काफी है। तो सवाल यही उठता है ना, कि कलकत्ता का एक नौजवान आखिर कैसे पूरी दुनिया पर छा गया। देखिए, ये कहानी सिर्फ तारीखों और घटनाओं की नहीं है, ये एक खोज की यात्रा है। तो चलिए इस यात्रा पर साथ निकलते हैं। हाँ, तो 1893 में शिकागो की धर्म संसद में जो हुआ वो तो कहानी का क्लाइमैक्स था। लेकिन उस क्लाइमैक्स को, उस ऐतिहासिक पल को सही से समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, बिल्कुल शुरू से। तो हमारी कहानी शुरू होती है 12 जनवरी 1863 को। जगह है कलकत्ता। एक जाने माने अमीर परिवार में एक लड़के का जन्म होता है। नाम रखा जाता है नरेंद्र नाथ दत्त। और हां, यही लड़का आगे चलकर दुनिया को स्वामी विवेकानंद के नाम से मिला। आप देखिए, नरेंद्र की सोच को बचपन से ही दो बिल्कुल अलग अलग ताकतों ने शेप दिया। एक तरफ थे उनके पिता विश्वनाथ दत्त, जो एक प्रोग्रेसिव वकील थे, एकदम रैशनल सोच वाले, और दूसरी तरफ थी उनकी मां भुवनेश्वरी देवी, जिनकी ईश्वर में गहरी आस्था थी। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ तर्क और दूसरी तरफ आस्था। इन्हीं दोनों के संगम ने उनकी जिंदगी में एक गजब का संतुलन बनाया। और फिर उनकी पढ़ाई लिखाई ने इस नींव को और भी पक्का कर दिया। वो जिन इंस्टीट्यूशंस में पढ़े, उन्हें ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन रॉय जैसे बंगाल रिनेसेंस के दिग्गजों ने बनाया था। मतलब माहौल ही ऐसा था जहां सवाल पूछने पर, हर चीज को क्रिटिकली देखने पर जोर दिया जाता था। और इसी माहौल ने उनकी जानने की भूख को, उनकी जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया। तो अब इस इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल बैकग्राउंड के साथ नरेंद्र ने दुनिया भर के आइडियाज को एक साथ पिरोना शुरू किया, और इससे जो बना वो कुछ बिल्कुल ही नया था। आप जरा देखिए कि वो क्या क्या पढ़ रहे थे। मतलब एक तरफ उपनिषद और अद्वैत वेदांत जैसे गहरे भारतीय दर्शन में डूबे हैं, तो दूसरी तरफ वो कांट, मिल और डार्विन जैसे मॉडर्न वेस्टर्न थिंकर्स को भी उतनी ही गहराई से पढ़ रहे हैं। वो असल में पूरब और पश्चिम के बीच एक पुल बना रहे थे। इसको ना एक पेंटिंग की तरह सोचकर देखिए। एक बड़ा सा कैनवस है जिस पर दुनिया भर के रंग मिल रहे हैं। एक तरफ हिंदू शास्त्रों और वेदांत का गहरा आध्यात्मिक रंग, तो दूसरी तरफ हाफिज की सूफी शायरी का रोमानी रंग। फिर उसमें बाइबल की शिक्षाएं भी हैं, वेस्टर्न रैशनलिज्म की साफ सुथरी लकीरें भी हैं, और तो और प्रकृति से जुड़ा ट्रांसेंडेंटलिज्म भी। इन सारे रंगों ने मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाई जो दुनिया ने पहले कभी देखी ही नहीं थी। और उनकी ये बात कि हमें भौतिक दुनिया में भी विश्वास करना है और आध्यात्मिक दुनिया में भी, ये इसी सोच को तो दिखाती है। मटीरियल और स्पिरिचुअल के बीच पुल बनाना, यही तो उनके दर्शन का सार था। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी नरेंद्र के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। किताबें उन्हें जवाब तो दे रही थीं, पर वो काफी नहीं थे। वो सिर्फ सिद्धांतों से खुश नहीं थे, वो सच को खुद अनुभव करना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने एक ऐसे गुरु की तलाश शुरू की जिसने खुद ईश्वर को देखा हो, अनुभव किया हो। और जानते हैं, यही खोज उन्हें आखिरकार ले आई रामकृष्ण परमहंस के पास। ये मुलाकात उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ बनने वाली थी। वहां जाकर नरेंद्र ने रामकृष्ण से वही सवाल पूछा। एक सीधा, सरल सा सवाल, लेकिन बहुत गहरा। एक ऐसा सवाल जो वो पहले भी कई तथाकथित गुरुओं से पूछ चुके थे। देखिए, अब तक जब भी उन्होंने ये सवाल पूछा था, तो या तो लोग टालमटोल कर देते थे या फिर चुप हो जाते थे। पर ये मौका, ये बिल्कुल अलग था। पहली बार किसी ने उनके सवाल को टाला नहीं। और रामकृष्ण का जवाब, वो इतना पावरफुल और साफ था। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि उससे भी ज्यादा साफ। बस इस एक जवाब ने नरेंद्र की पूरी आध्यात्मिक खोज में जैसे तूफान ला दिया। सब कुछ बदल गया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि अब तो किस्मत को उनकी असली परीक्षा लेनी थी। उनकी जिंदगी के हालात में एक ऐसा ड्रामेटिक बदलाव आया जिसने उनके नए विश्वास को भी परखा और उनके मिशन को एक नई दिशा भी दी। ये साल था 1884। नरेंद्र सिर्फ 21 साल के थे जब उन पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई
और इसके साथ ही उनका जो एक खुशहाल परिवार था वो गहरे आर्थिक संकट में फंस गया। जरा सोचिए, पूरी हकीकत ही बदल गई। जो लड़का एक अमीर वकील का बेटा था, जो फिलोसॉफिकल सवालों में डूबा रहता था, वो अब अचानक कर्ज में डूबा हुआ था। उसे नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ा और जिंदगी में पहली बार उसने गरीबी का दर्द क्या होता है ये खुद महसूस किया। और इसी मुश्किल दौर में उनके गुरु ने उन्हें सबसे जरूरी सबक सिखाया। देखिए, नरेंद्र चाहते थे समाधि की सबसे ऊंची अवस्था में पहुंचना, जिसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं, मतलब पर्सनल सैल्वेशन। लेकिन रामकृष्ण ने उन्हें समझाया कि एक और ऊंचा मकसद है, और वो है इंसानियत की सेवा करना। उन्होंने सिखाया कि असली पूजा सेवा है, और बस इसी एक सबक ने नरेंद्र की जिंदगी का पूरा मकसद ही बदल कर रख दिया। तो चलिए अब उनके ट्रांसफॉर्मेशन के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। ये एक सफर था, एक ऐसी यात्रा जिसने उन्हें उस देश की रूह को समझने में मदद की जिसकी आवाज वो बनने वाले थे। 1888 में सिर्फ 25 साल की उम्र में वो एक घुमंतू सन्यासी बन गए, और अगले 5 साल उन्होंने पूरा भारत नाप दिया। साथ में क्या था? सिर्फ 2 किताबें, भगवद गीता और द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। इस सफर में वो राजा महाराजाओं से भी मिले और उन लोगों से भी जिनके पास कुछ नहीं था। इसी यात्रा ने उन्हें असल भारत से मिलवाया और उनके मकसद को चट्टान की तरह मजबूत कर दिया। तो अब उन्होंने भारत को सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ा था, उन्होंने भारत को जिया था। और अब वो दुनिया के सामने भारत के लिए बोलने को पूरी तरह तैयार थे। वो अब सिर्फ एक विद्वान नहीं थे, वो भारत की आवाज थे। तो आखिर में विवेकानंद की ये कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। उन्होंने पुराने को नए से जोड़ा, पूरब को पश्चिम से मिलाया। उनका सफर हमें यही तो सिखाता है कि सिर्फ ज्ञान इकट्ठा कर लेना काफी नहीं है। असली चुनौती तो उस ज्ञान को विवेक में, विजडम में बदलने की है और उसे इंसानियत के काम लाने की है। तो सोचने वाली बात यही है कि हम अपने ज्ञान को विवेक में कैसे बदलें।